हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिनको आपको साथ में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों भिंडी के बारे में, जहां आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको भिंडी के साथ नहीं खानी चाहिए। भिंडी के साथ अगर इन चीजों को आप मिलाकर खाएंगे तो इससे आपकी सेहत के लिए बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपके शरीर पर सफेद दाग बन सकते हैं, आपको एलर्जी हो सकती है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है और भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप इनको साथ में भिंडी के खाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो आपको भिंडी के साथ कभी भी नहीं खानी है। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक कल्चर में, हर एक ट्रेडिशन में खाना बनाते वक्त कुछ खास कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा जाता है। यह देखा जाता है कि कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज खाएं और कौन सी चीज को अवॉइड करें। लेकिन आजकल के हमारे इस मॉडर्न जमाने में हम इन बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आयुर्वेद, जो कि भारत की एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, यह मानती है कि एक फूड आइटम के अंदर एक यूनिक नेचर होती है और जब दो अलग अलग नेचर वाले फूड्स को, चीजों को एक साथ मिला दिया जाता है तो यह आपकी बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और स्किन प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती है। इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको न सिर्फ यह बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपको अवॉइड करने चाहिए, बल्कि यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि साइंटिफिकली और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से यह कॉम्बिनेशन क्यों हार्मफुल हो सकते हैं, कैसे यह आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहली चीज के बारे में जो आपको भिंडी के साथ या भिंडी के खाने के बाद या भिंडी खाने से जस्ट पहले नहीं लेनी चाहिए, जो कि है मिल्क, यानी कि दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि मिल्क तो यार बड़ा हेल्दी होता है, बड़ा अच्छा होता है, तो फिर भिंडी के साथ इसको हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इसका साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक एस्पेक्ट से समझते हैं कि मिल्क को भिंडी के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, मिल्क और भिंडी दोनों ही जो होते हैं दोस्तों, इनके अंदर कैल्शियम होता है, लेकिन भिंडी के अंदर ऑक्सलेट्स भी होते हैं। जब यह दोनों कंबाइन होते हैं तो ऑक्सलेट्स कैल्शियम के साथ बाइंडर के एक कॉम्प्लेक्शन एक्सलेट कहते हैं, जो कि बॉडी में इजिली अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से हमारी किडनी के अंदर स्टोन पैदा हो सकते हैं। इनफैक्ट किडनी में जो स्टोन्स पैदा होते हैं उनमें सबसे कॉमन फॉर्म जो है वह कैल्शियम ऑक्सलेट ही है। आयुर्वेदिक नजरिया की अगर बात करें तो मिल्क और भिंडी दोनों ही जो होते हैं दोस्तों कूलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन भिंडी स्लाइम होती है, यानी इसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कफ दोष को बढ़ाता है। आयुर्वेद में दूध को भिंडी के साथ लेने को विरुद्ध आहार माना जाता है। इससे आपको पेट में भारीपन, गैस, किडनी में स्टोन्स की समस्या इत्यादि हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथली फंक्शन करता रहे, आपके अंदर किडनी स्टोन्स ना पैदा हो, तो मिल्क और भिंडी इन दोनों ही को साथ में कंज्यूम करना आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज है चाय। दोस्तों, अक्सर लोगों को एक कॉमन आदत होती है खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत। वैसे तो खाना खाने के बाद आपको, चाहे आपने कुछ भी खाया हो, तो चाय नहीं पीनी चाहिए, एक बुरी आदत है। लेकिन अगर आप खाने में भिंडी खा रहे हैं तो ऐसे में मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। चाय एक टेनिन रिच फूड है, यानी इसके अंदर टेनिस होते हैं और साइंटिफिकली टेनिस प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे वो आपस में बांध हो जाते हैं और इनका अब्जॉर्प्शन कमजोर हो जाता है। जब आप भिंडी के साथ या इसके फौरन बाद चाय पीते हैं तो यह नस भिंडी में मौजूद प्रोटीन्स और दूसरे पोषक तत्वों को बाइंड कर सकता है और इससे भिंडी के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और आपको फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो यह तो हुई साइंटिफिक बात। अब आते हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से। तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग टेनिस वात दोष को बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ड्राइंग एंड एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज। भिंडी जो कि कफ दोष को बढ़ाती है, इसके साथ जब यह कंबाइन होता है, यानी टेनिस कंबाइन होते हैं, तो यह वात और कफ दोनों दोषों को इम्बैलेंस कर सकता है। और इसीलिए जब भी आप भिंडी खाने का प्लान करते हैं तो ट्राई करें कि इसके बाद या इससे पहले या इसके साथ में आप चाय को ना पिए। तीसरी चीज है दोस्तों मीट, खास तौर से रेड मीट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट भी आपको भिंडी के साथ नहीं खाना चाहिए। मीट डाइजेस्ट करने में हैवी होता है और जब भिंडी के साथ इसको कंबाइन की जाता है तो यह कुछ बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे अंदर क्रिएट कर सकता है। साइंटिफिकली रेड मीट को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है,
क्योंकि इसमें हाई अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन और फैट्स होते हैं। दूसरी तरफ भिंडी भी अपने मुसिलेज नेचर की वजह से डाइजेशन को स्लो डाउन कर सकती है। जब यह दोनों फूड्स एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं तो डाइजेस्ट होने में और भी ज्यादा टाइम लग सकता है और जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार रेड मीट को हैवी माना जाता है और इससे पित्त और कफ दोष बढ़ सकते हैं। भिंडी जो कि प्राइमर कफ एनहांसिंग है, जब इस हैवी मीट के साथ कंबाइन की जाती है तो यह दोषस के संतुलन को बिगाड़ दे सकता है। यानी कि तीनों दोषों में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस पैदा हो सकता है और यह इम्बैलेंस ना सिर्फ डाइजेशन को स्लो डाउन करता है बल्कि कभी कभी लेथार्जी, हेवीनेस, स्किन प्रॉब्लम, सफेद दाग, एलर्जी और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर पैदा कर सकता है। तो अगर आप अपने मील्स को प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि डाइजेशन आपका स्मूथ रहे तो बेटर यही होगा कि आप रेड मीट और भिंडी को एक साथ कभी भी कंज्यूम ना करें। चौथा बहुत ही कॉमन फूड है दोस्तों मूली, जो कि अक्सर सलाद के तौर पर या सब्जी के तौर पर या भुजिया के तौर पर बनाकर खाई जाती है। लेकिन भिंडी के साथ आपको इसको यानी मूली को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। साइंटिफिकली मूली गैस फॉर्मिंग होती है क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस के दौरान ब्रेक डाउन होते हैं और इससे पेट में गैस बनती है ज्यादा। वहीं अगर हम बात करें भिंडी की दोस्तों, तो भिंडी के साथ जब इसको खाया जाता है तो यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा गैस हमारे अंदर बना सकता है जिससे पेट फूलना, पेट में दर्द होना और इंडाइजेशन भी हो सकता है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मूली वात दोष को इंक्रीज करती है और इसका टेस्ट यानी जो इसका रस है वह भी पंजेंट होता है। भिंडी के साथ जब यह कंबाइन होती है तो यह वात और कफ दोनों दोषों को डिस्टर्ब कर सकता है और इसीलिए इन्हें भी आपको एक साथ खाना अवॉइड करना चाहिए। पांचवी और आज की आखिरी चीज है दोस्तों करेला, जो कि अपने बिटर टेस्ट के लिए जाना जाता है, कड़वेपन के लिए जाना जाता है। करेला नेचुरली कूलिंग इफेक्ट रखता है और इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। लेकिन जब इसको भिंडी के साथ खाया जाता है कंबाइन करके तो इसका कूलिंग इफेक्ट जो है वह और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि कफ दोष को एक्सेसिवली इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। इस एक्सेस कफ की वजह से लेथार्जी, हेवीनेस और कमजोरी हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है, सुस्ती भी आ सकती है। साइंटिफिकली अगर बात करें तो करेला और भिंडी का जो कॉम्बिनेशन है यह कुछ लोगों के लिए बहुत हैवी हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो ऑलरेडी डाइजेस्टिव इश्यूज को फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए भिंडी और करेले को भी आपको कभी भी साथ में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप अपने डाइजेशन को हेल्दी और बैलेंस रखते हुए इन सब्जियों का बेस्ट यूज करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो इन्हें अलग अलग कंज्यूम करना ही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं लेकिन उतना ही ज्यादा यह फायदेमंद है। इसका नाम है मोरिंगा। यह डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए, त्वचा विकारों को कम करने के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं में भी पीरियड से संबंधित अगर उनको प्रॉब्लम है, इन्हें माहवारी ठीक से नहीं हो रही है, स्राव ठीक से नहीं है, तो इन सभी कंडीशंस में बहुत अच्छी औषधि है। दोस्तों हमारे भारतीय खानपान में हमेशा से सहजन का खानपान में समावेश किया गया है। जैसे कि सहजन की यह जो फलियां है इनको उबाल के इनका सूप बनाकर या फिर दाल में पका करके इस तरह से खाया जाता है। इसकी भी सब्जियां जो सांग है वो बनाया जाता है। जिन लोगों को इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए वो लोग इसके पत्ते का जो पाउडर है यानी जो चूर्ण है इसका भी सेवन करते हैं। आयुर्वेद के साहित्य में भी सहजन के जो मूल है या इसके पेड़ की जो छाल है या फलिया, पत्ते, इन सारी चीजों का औषधि उपयोग बताया गया है। मोरिंगा में पोटेशियम, विटामिन, आयरन और कैल्शियम है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट से यहाँ तक कि इसे सुपरफूड कहा जाता है। लेकिन यह सारे चीज तो हमें पता है। आज के वीडियो का उद्देश्य यह है कि मोरिंगा यानी सहजन को हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जाने की जो चीज हमें आयुर्वेद में बताए गए हैं और जो हमें पता नहीं है वह कौन सी है। आयुर्वेद की साहित्य में इसके बारे में क्या बताया है, इसके गुणधर्म क्या है, शरीर के वात, पित्त, कफ दोष पर क्या असर है, किस प्रकृति के लिए, बॉडी टाइप के लिए बहुत अच्छी औषधि है और किन लोगों ने इसको प्रोवो करना है, इसके फायदे क्या है और साथ ही में आपने क्या सावधानी लेनी है। क्योंकि देखिए कोई भी औषधि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो उसका हमें हमेशा उपयुक्त प्रयोग करना है ताकि आपको उसके सारे फायदे मिल सके। दोस्तों सहजन इसकी जो तासीर है वह गम है। यह शरीर में वात और कफ को कम करता है।
लेकिन पित्त को बढ़ता है। तो जिन लोगों को शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जलन होती है, पसीना ज्यादा आता है, उन लोगों को इसका सेवन बहुत संभल के करना जरूरी है। इसे विदा ही कहा गया, यानी शरीर में एक तरह की जलन उत्पन्न करता है। अब चलिए देखते हैं कि सहजन यानी मोरिंगा के सेवन से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, मोरिंगा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे औषधि कहा गया है। अब देखिए, इसे रोचन करवाला कहा गया है। दोस्तों, अगर किसी की खाना खाने का किसी का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होता या खाने का स्वाद नहीं आता तो उसको यह बढ़ता है। अगर किसी की जीभ पर सफेद परत है तो उसको कम करने के लिए मदद करता है। इसे जीवा शोधन करने वाला कहा गया है। यहाँ तक कि हमारी जठर रागिनी को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, खाना ठीक से पचाने के लिए भी यह मदद करता है। दोस्तों, यह कृमि में यानी अगर किसी को पेट में कीड़े हैं, वो हमसे स्पेशली छोटे बच्चों में अगर यह तकलीफ है तो उनकी इस तकलीफ को भी यह कम करता है। जिन लोगों को वाज्य गुम है यानी पेट में गोला सा घूमता है या दर्द होता है, वो लोग यह जो सहजन के पत्ता है, इसका रस निकाल के लगभग 2 चम्मच रस उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल के आप इसका सेवन अगर करते हैं तो आपकी एक तकलीफ काफी कम हो जाएगी। तो इस तरह से यह सहजन डाइजेशन को अच्छा रखना के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए मदद करता है। और जब आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है तो फिर वेट लॉस करने में भी मदद मिलता है, बेली फैट कम करने में, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में, चर्बी है, फैट डिपोजिशन है, यह सारे चीज कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो आयुर्वेद के अनुसार यह दर्द हमेशा वात के बढ़ने के कारण होता है। और यह जो मोरिंगा या सहजन है, यह शरीर में वात को कम करता है तो दर्द को भी कम करता है। अगर आपको संधिवात है यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको आमवात है यानी रूमेटाइड अर्थराइटिस है, जोड़ों में सूजन है या स्टीफनेस है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो फिर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप इसे 2 तरह से लिया जा सकता है, जैसे कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन और ओरली भी आप इसे ले सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जो मोरिंगा की जो पत्ता है, इनको पीस के इसका लेप आप वहां पे कर सके, लोकली आपने इसे अप्लाई करना है। और दूसरा, पेट में भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, यह जो मोरंग के पत्ते हैं, इसका चूर्ण आपको रेडीमेड भी मिल जाता है, लेकिन इसका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत जरूरी दरी है। यह इस्तेमाल और नेचुरल है, यह हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसमें जो के ताजा पत्ते हैं, इसको अच्छी तरह से सुखाकर फिर पाउडर बनाया जाता है। यह नॉन सीएमओ प्रोडक्ट है और इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स या प्रिजर्वेटिव्स या एडिशिव्स नहीं है। तो चलिए देखते हैं किसका सेवन आपने किस तरह से करना है। मोरिंगा पाउडर को अपने 1 से 3 ग्राम की मंत्र में यानी पाव से आधा चम्मच लेना है। मैक्सिमम 1 चम्मच तक यानी 5 ग्राम की क्वांटिटी तक आप ले सकते हैं। इसे आपको हल्के गुनगुना पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसका सेवन करना है। सुबह खाली पेट आपको लेना है। देखिए, जब भी कोई औषधि हम सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसका अब्जॉर्प्शन और अच्छे से होता है, और बहुत कम क्वांटिटी में भी आपने इसे लिया तो भी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कुछ लोगों को मोरिंगा पाउडर की टेस्ट अच्छी नहीं लगती, तो अगर आपको भी यह टेस्ट पसंद नहीं है तो यह जो मोरिंगा पाउडर अपने पानी में मिलाते हो तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी आप मिला सकते हो ताकि आपको इसकी टेस्ट अच्छी लगे। या तो फिर आप इसे छाछ या बटर मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। तो थोड़े से बटर मिल्क में आपको इसका चूर्ण, थोड़ा सा सिंधा नमक है और थोड़ा सा भुना हुआ जो जरा है उसका पाउडर मिलकर अगर आप इसे लेते हैं तो इसकी टेस्ट भी अच्छी लगेगी, आप इसे अच्छे से ले पाएंगे। अगर आपको मोरिंगा पाउडर लेना इतना कन्वीनियंट नहीं है तो आप इसे टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप यह जो आता है आयुर्वेद की मोरिंगा टैबलेट से इसका सेवन कर सकते हैं। इसका 1 टैबलेट दिन में 2 बार। अगर आपकी तकलीफ ज्यादा है तो आप इसका डोज थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, सर्जन हृदय के लिए एक बहुत अच्छे औषधि है। इसे हृदय दजक कहा गया है, यानी यह हार्ट के फंक्शन को एक्टिवेट करने का काम करता है, हृदय को बल प्रदान करता है। जिन लोगों का बीपी बहुत कम हो जाता है, इसको बढ़ाने का काम करता है। लेकिन हमें इसके पहले देखा कि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के कारण जिनका भी बीपी बढ़ा हुआ है, उनका भी बीपी यह कम करने का काम करता है। तो इस तरह से यह भी बीपी को नियंत्रित करने में, उसको बैलेंस करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। खास करके जिन लोगों के शरीर में वात और कफ के कारण और उदर विकार है, उनकी तकलीफ को यह काम करता है। लेकिन अगर आपको पित्त की तकलीफ है, शरीर में जलन है, बहुत ज्यादा गर्मी है,
तो आपने इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इसकी तासीर गम है, यह तीक्ष्ण है, यह पित्त दोष को बढ़ता है और यह विधि है, शरीर में जलन उत्पन्न करता है। अगर आपको इसके सेवन के बाद कोई भी तकलीफ लगी तो उसके दोष को निवारण करने के लिए जो गाय का दूध है या फिर गाय का जो दूध है, इससे बना हुआ जो घी है या फिर मक्खन है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो जो भी बढ़ा हुआ पित्त है, इसको कम करने के लिए या इन दोष के निवारण के लिए आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, महिलाओं के लिए भी सहजन बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको कष्टदार ताव है, यानी मासिक धर्म के समय अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है या फिर आपका पीरियड समय से नहीं आता है, लेट रहता है, पीरियड के दिनों में आपको फ्लो बहुत कम जाता है, या फिर किसी को अगर यूट्रेन फाइब्रॉइड है या फिर गर्भाशय में गांठ बन जाए है या फिर पीसीओडी जैसी तकलीफ है, तो इन सभी अवस्थाओं में सहजन का जो सेवन है वो फायदेमंद रहेगा। जो महिलाएं जिनका मेनोपॉज हो गया है और मेनोपॉज के बाद शरीर में वेट गेन की टेंडेंसी है, चर्बी ज्यादा जमी हुई है और वेट बढ़ाने के कारण जोड़ों में दर्द होता है, तो इन तरह की सभी समस्याओं में आप सहजन का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमेशा सर में दर्द राहत है, भारीपन रहता है या फिर चक्कर आती है, या किसी जो अगर नाक से हमेशा श्राव निकलता है, नोज ब्लॉक हो जाता है, तो इस अवस्था में आयुर्वेद में जो सहजन का नस्ल करने के लिए बताया है, तो इसकी जो बीज है, उसका जो बीज है, इसको भी घिस के इसका भी नस्ल किया जाता है। यह सहजन के पत्ते हैं, इसका रस निकाल के इसे तेल सिद्ध करके उसका नस्ल किया जाता है। इससे जो जमा जो कफ है वह निकालने के लिए मदद मिलती है। दोस्तों, जिन लोगों के शरीर में वात और कफ के बढ़ाने के कारण कोई त्वचा विकार है, चर्म रोग है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, लेकिन जिनको पसीना बिल्कुल नहीं आता, से लोगों के लिए सहजन बहुत अच्छे औषधि है। क्योंकि सहजन का जो एक फायदा बताया है, यह श्वेत जनन करने वाला है, उष्ण तीक्ष्ण है, तो यह पसीना बढ़ा के शरीर में जो दुष्ट तत्व है, टॉक्सिन से इनको शरीर से बाहर निकाल के आपके त्वचा विकारों को भी ठीक करता है। तो इस तरह से यह एक नेचुरल डिटॉक्स है। यह त्वचा के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। यहाँ तक कि वितरदी में, यानी अगर आपको पस हुआ है, फोड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर इसका लेप भी किया जाता है, और इस समय पर ओरली भी इसका, यानी इसको पेट में भी लिया जाता है, तो उसमें पस जो है वो निकालने के लिए, घाव जल्दी भरने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। आज भी हम इसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी समझते हैं। तो यही सारी चीज आयुर्वेद में हजारों साल पहले हमें बताई हुई है। दोस्तों, जिन लोगों को ठंडी लगकर बुखार आता है, उन लोगों को यह जो सहजन की फलियां हैं, इसका सूप बना कर लेना चाहिए, तो उनको पसीना आके उनका बुखार कम होने के लिए मदद मिल जाती है। यहाँ तक कि शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट भी उन्हें बहुत अच्छे से मदद मिलती है। अब देखिए, आयुर्वेद में इसे बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस में लेने के लिए बताया है। सिर्फ आपने इसका प्रयोग उक्तिपूर्वक करना है। इसका डोज भी जो आयुर्वेद में दिया है, तो जैसे कि इसकी छाल है, उसका काढ़ा बनाकर आप ले सकते हैं। उसकी मात्राएं 40 से 60 मिलीलीटर में लेना है। तो दोस्तों, यह थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना ना भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशियां ला सकता है। जय श्री राम, धन्यवाद।